श्रद्धे मुरारी बापू जी, श्री जय भाई वसावड़ा, श्री भद्रायु वाचरांजनी जी, श्रद्धे माता जी डॉक्टर प्रज्ञा कलार्थी जी, देवियों सज्जनों, नमस्कारम। सबसे पहले तो मैं मुकुल ट्रस्ट बारदोली तथा प्रज्ञा बहन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में जो सरदार पटेल जयंती का जो आयोजन है उसमें मुझे भी आमंत्रित किया। इससे पहले भी 2 बार श्रद्धे बापू के आदेश पर मैं इस कार्यक्रम में बारदोली में भाग ले चुका हूँ। बारदोली तो हमारे लिए राष्ट्रीय तीर्थ है, लेकिन इस बार मुझे बहुत खेद है कि कोरोना संकट के कारण मैं ज़ाती तौर पर वहाँ उपस्थित नहीं हो सका हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही हम इस संकट से बाहर आ जाएं, ताकि पहले की तरह सामान्य रूप से इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें। पहले जब भी बारदोली आना हुआ तो नगीन काका से हमेशा भेंट होती थी। आज उनकी अनुपस्थिति बहुत महसूस हो रही है। नगीन काका बुनियादी तौर पर शिक्षक थे और उनके साथ गुजरा हुआ समय बहुत कुछ सीखने का अवसर देता था, और इसी के साथ काका का प्यार, काका का स्नेह, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता था। हम ये भी जानते हैं कि बारदोली में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम, इस संगोष्ठी की शुरुआत काका के ही प्रयासों और प्रेरणा से हुई थी। इस अवसर पर मैं काका नगीनदास संघवी की स्मृति को नमन करता हूँ और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मनोविज्ञान का अध्ययन हमें ये बताता है कि मानव होने के नाते हमारी एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि अगर हम चीज़ों को याद न करें, उसका सुमिरन न करें, तो बहुत सी बड़ी घटनाएं, बड़े व्यक्तित्व, चित परिचित चीज़ें भी हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि हम श्रद्धे मुरारी बापू जैसे संतों के चरणों में बैठें, ताकि वे हमारी उस आध्यात्मिक विरासत की यादें ताज़ा कराते रहें जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है और जिसने हमारी संस्कृति को जीवंत तथा सनातन बनाया। इसी तरह किसी भी देश में कुछ ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, राष्ट्र के जो बुनियादी मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी प्रतिमूर्ति मूर्ति बन जाते हैं और वो उनको याद करना, उनके जीवन को याद करना, उनके कार्यों को याद करना, न केवल उनको याद करना होता है, बल्कि वो हमें हमारी विरासत, हमारी पहचान की भी याद ताज़ा करा देते हैं। और ये व्यक्तित्व राष्ट्रीय विरासत की सनद होते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए
पथ प्रदर्शक और प्रेरणा का स्रोत होते हैं। हम भारतीय खुशकिस्मत हैं कि सरदार पटेल के रूप में हमें ऐसा प्रेरणादायक व्यक्तित्व मिला। वे महात्मा गांधी के अंतरंग विश्वास पात्र और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेता थे। वे हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे और हमारे गृह मंत्री भी थे। जब हम सरदार पटेल को याद करते हैं तो हमारे दिमाग में उस भारत की तस्वीर भी बनती है जो सैकड़ों राजनीतिक दृष्टिकोण से सैकड़ों इकाइयों में बटा हुआ था। 560 से ज़्यादा राजे रजवाड़े भारत में थे और बहुत से कारणों के साथ ये भी एक कारण माना जा सकता है जो हमें अंदर से कमज़ोर करता था। हम अपने इतिहास, हमारे भारत की परंपराओं में परशुराम जी का जिक्र मिलता है। राजतंत्र की में पैदा होने वाली बुराइयों को जब उनका बोझ ज़्यादा बढ़ गया तो परशुराम जी का वर्णन इस संदर्भ में आता है कि उन्होंने उन राजाओं के आतंक और उनकी ज़्यादती से जो समाज दूषित हो गया था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने राजाओं को मारकर समाप्त किया, उनके अन्याय और आतंक को समाप्त किया। अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें हम तो सरदार पटेल ने भारत की एकता को सुदृढ़ करने के लिए उन छोटी छोटी इकाइयों को ख़त्म किया, लेकिन उन्होंने राजाओं को मारा नहीं, राजतंत्र को समाप्त किया। उन्होंने राजाओं को ये समझाने में अपनी दलील की ताकत से, उन्होंने ताकत की दलील नहीं दी, शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी बात में ये शक्ति पैदा की कि वो राजाओं को ये समझा सकें कि अब राजतंत्र का ज़माना चला गया है और अब पूरी दुनिया लोकतंत्र की तरफ बढ़ रही है और भारत ने, पश्चिम के बाहर अगर हम देखें तो इसकी अगुवाई भारत ने की। ज़रा गौर कीजिए, छोटी मोटी चीज़ छोड़ने के लिए भी ख़ास तौर से सत्ता का मामला अगर हो तो कोई तैयार नहीं होता, लेकिन सरदार पटेल की क्षमता का ज़रा सा एहसास कीजिए कि उन्होंने 560 से ज़्यादा राजाओं को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो अपनी इच्छा से अपना जो उनका नियंत्रण है अपने राज्य पे उसको ख़त्म कर दें और अपने राज्य को भारत गणतंत्र का हिस्सा बना दें। ये निश्चित तौर पे तभी हो सकता था जब उनके दिमाग में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना को प्रबल किया जाए। सरदार पटेल ने वही तरीका अपनाया और दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ जहां सत्ता छोड़ने के लिए या सत्ता से बाहर जाने के लिए खून नहीं बहाया गया, हिंसा का प्रयोग नहीं हुआ,
स्वेच्छा से ये काम हुआ, इस हद तक कि 1956 में रूसी नेता निकिता ख्रुश्चेव भारत आए तो उन्होंने कहा कि आप भारतीय लोग बड़े अद्भुत हैं, आपने राजाओं को समाप्त किए बगैर राजतंत्र को समाप्त कर दिया। दुनिया इस हैरत में थी, इसलिए कि 19वीं शताब्दी के अंत में जब जर्मनी में जहां केवल 12 राज्यों को, लगभग 12 थे, 11 या 12 राज्य, उनको जर्मनी को सशक्त करने के लिए वहां के नेता बिस्मार्क ने जब उन राज्यों का विलय करने की कोशिश की जर्मनी में, तो बड़ी भारी हिंसा हुई और बिस्मार्क की उस नीति को ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा गया, यानी खून बहे तो बहे, लेकिन जर्मनी की अखंडता और एकता को सुदृढ़ करना है। और खून बहा, आयरन का, तलवारों का, शस्त्रों का प्रयोग हुआ। भारत में सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता और साथ में, और बुद्धिमत्ता में इसलिए कहता हूं कि किसी को इस बात के लिए तैयार कर लेना, देश प्रेम की भावना को इतना प्रबल कर देना कि वो अपनी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, ये साधारण कार्य नहीं था, ये असाधारण कार्य था। इसके बाद भी जब ये राज्य मिल गए तो भी कुछ रजवाड़े थे, 2-3, मनादवर था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, कश्मीर था जिसकी समस्या बनी रही, लेकिन उसको भी चंद ही दिनों के अंदर हल कर लिया गया। कश्मीर में आज बहुत लोग कहते हैं कि अगर कश्मीर का मामला भी पूरी तरह सरदार पटेल के ही पास छोड़ दिया जाता तो शायद हमें उतनी बड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़ता जो हमने आज़ादी के बाद जिनका सामना किया, और आज भी कोशिशें होती हैं कि कश्मीर में स्थिति को ख़राब किया जाए। जब कश्मीर के ऊपर अक्टूबर 1947 में जो वो भी एक प्रकार का आतंकवाद ही था, जहां पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने ट्राइबल लोगों के ड्रेस पहनकर कश्मीर पर आक्रमण किया था, और ये लोग लगभग श्रीनगर के से थोड़ी दूर तक पहुंच गए थे, और हमारे दो कश्मीर के 2 सैनिक अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय और सोमनाथ शर्मा, मार दिए गए थे। अगले दिन सरदार पटेल हमारे रक्षा मंत्री तत्कालीन श्री बलदेव सिंह जी के साथ श्रीनगर पहुंचे, स्थिति का जायज़ा लिया, और वापस आने के बाद तुरंत सारी फ्लाइट्स, जितने भी हवाई जहाज़ दिल्ली से या कहीं से भी देश के किसी हिस्से में जा रहे थे, सब सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया श्रीनगर के लिए, ताकि हमारी तब तक महाराजा जो एक्सेशन था उस पर दस्तखत कर चुके थे। कश्मीर की सुरक्षा करना हमारा संवैधानिक दायित्व बन गया था, कश्मीर भारत का अंग बन गया था। तो ये सारी फ्लाइट सरदार पटेल ने एक दिन के अंदर लौट के आने के फौरन बाद सब डाइवर्ट कर दी, और सब फौज आसानी से श्रीनगर पहुंच गई, और 5 नवंबर को बहुत ही निर्णायक तरीके से इन घुसपैठियों को घेर लिया गया, और वो खतरा जो हमारे सर पे मंडला रहा था वो ख़त्म हो गया।
कई लोग हम सब जानते हैं भारत का विभाजन हुआ, जो हिस्सा अलग हुआ उन्होंने अपने आप को धार्मिक राज्य घोषित किया, लेकिन हमने अपने राष्ट्रीय आंदोलन में भी बार बार कहा था कि राष्ट्र धार्मिक आस्था से नहीं बनता है। राष्ट्र और भारत खास तौर से, हमारे यहाँ आस्था की विभिन्नताएं हो सकती हैं, हमारे यहाँ भाषा की विभिन्नताएं हो सकती हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन भारत की संस्कृति ही ये है कि विभिन्नताओं के अंदर एकता पैदा कर सके। हम अलग भाषाएं बोलते हों, अलग हमारे पूजा पाठ के तरीके अलग हों, लेकिन हम बुनियादी तौर पर एक राष्ट्र हैं। भारत में राजनीतिक तौर पे बंटवारे थे, लेकिन सांस्कृतिक जो एकता थी वो बड़ी मजबूत थी उस वक्त भी जब भारत इन राज्यों में बटा हुआ था। तो जब भारत का विभाजन हुआ, एक तरफ धर्म के आधार पर राज्य बनाया गया, भारत ने अपनी जो पुराना तरीका था, भारत का जो सांस्कृतिक तरीका था, उसके आधार पर अपने आप को अपने राष्ट्र की रचना का काम, संरचना का काम शुरू किया। इसमें हमारे संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार, उसके अधिकारों पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसकी आस्था क्या है, वो पूजा अर्चना किस तरह करता है, वो क्या भाषा बोलता है, उसका लिंग क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके बराबर अधिकार। लेकिन चूंकि एक ज़माने से हमारे दिमागों में भरा गया था कि हम अलग अलग धार्मिक या सामाजिक समूह हैं, हमारे यहाँ मेजॉरिटी है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी है, समान अधिकार जब हैं तो वन विद लॉ इज मेजॉरिटी, जो कानून के अनुसार कार्य करे वो मेजॉरिटी। अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी के इश्यूज को उठाएं, लेकिन इसके बावजूद गुलामी के ज़माने की कुछ संवेदनशीलताएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए, जिनको नाम भी दिया गया माइनॉरिटी राइट्स का। अब ये जो माइनॉरिटी राइट्स जो मैंने पहले ही कहा कि हमने जो अपनी पुरानी परंपराओं के आधार पे हमने जो तंत्र अपनाया, उसमें सबके समान अधिकार हैं, इसलिए विशेष अधिकार की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन फिर भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए। अब वो समिति जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की समिति थी जिसने ये प्रावधान किए, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। कई दफ़ा मैं जब कुछ लोगों के ज़रिए सरदार पटेल की आलोचना सुनता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि सरदार पटेल के ड्राफ्ट किए हुए संविधान के प्रावधान विशेष अधिकार हासिल करने के लिए उनको तो कोट किया जाता है, लेकिन उन प्रावधानों को लिखने वाले को आलोचना का शिकार बनाया जाता है। हमने सरदार पटेल के साथ हमें ये मानना चाहिए, हमने ज्यादती की है। हम भारतीय अगर गौर करें तो जो भारत की एकता को, भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो काम सरदार पटेल ने किए हैं, ये राष्ट्र हमेशा सरदार पटेल का कृतज्ञ रहेगा। हम उनके एहसान से हम उसका से बाहर आना तो बहुत मुश्किल बात है, हम उनका ठीक से शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाते। और हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए
कि वो लोग जो अपने इतिहास को याद नहीं रखते हैं, जो लोग अपना भला करने वालों को याद नहीं करते, वो बहुत नुकसान में रहते हैं। वहां पे समस्या, हमारा ये दायित्व है। ये मैं व्यक्ति पूजा के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं इसके लिए कह रहा हूं कि सरदार पटेल का जीवन, इसके लिए नहीं कि आप व्यक्ति पूजा कीजिए, बल्कि इसके लिए कि हम उनके पद चिन्हों पे चल सकें। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके देहांत के बाद उनके पास क्या था? वो त्याग और सेवा की मूर्ति थे। उन्होंने अपना जीवन, किसने, एक अंग्रेजी इंग्लैंड का अखबार है मैनचेस्टर गार्डियन, उसने उनके देहांत के बाद लिखा कि सरदार पटेल गांधी के विचार और नेहरू का आदर्शवाद, अगर सरदार पटेल जैसा आयोजक न होता जो उनको लागू कर सके, तो वो बहुत अर्थहीन हो जाते, प्रासंगिक नहीं रहते। सरदार पटेल वो थे कि जो महात्मा गांधी की सोच को, हमारे राष्ट्रवाद का जो हमारा राष्ट्रीय आदर्शवाद जो था, उसको लागू करने की क्षमता सरदार पटेल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैनचेस्टर गार्डियन ने लिखा उनके देहांत के बाद। और भारत की परंपराओं के मुताबिक जो राजनीति की कल्पना, वो अगर उसकी कोई प्रतिमूर्ति नजर आती है, हमारे बहुत ही सशक्त प्रतिमूर्ति, बहुत हमारे नेता हैं, लेकिन सबसे सशक्त प्रतिमूर्ति कोई नजर आती है तो वो सरदार पटेल हैं। जहां ये कल्पना की गई थी कि राजनीति कैसे होनी, राजनीति का अर्थ क्या है, राजधर्म का अर्थ क्या है? सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा, सर्वे दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे विद्या राजधर्मेषु चोक्ता, सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्टा। सारा त्याग, सारे अच्छे संस्कार, सारा ज्ञान और विद्या, और तमाम लोग, किसी के बीच में भी भेदभाव किए बगैर सबका दर्द महसूस करना, पीड़ा महसूस करना, जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। सरदार पटेल हमारे इन महान राष्ट्रीय आदर्शों, हमारी परंपराओं, हमारी विरासत, सांस्कृतिक विरासत की प्रतिमूर्ति थी। ऐसे सरदार पटेल को की स्मृति में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।